मतलब पलटू राम को इतनी हड़बड़ी थी कि एकदम मतलब एक अवकाश के दिन, गांधी जयंती को अवकाश के दिन कार्यालय में सबकी छुट्टी खत्म करके मतलब मुख्य सचिव से धड़ाधड़ किया गया। और अब तो ये भी खबर आ रही है कि अब उस पर मंथन करने के लिए भी आज बैठक बुलाई गई है। मतलब चिंतन मंथन सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है। अब देखिए अभी भविष्यवाणी करा होना ही होना है। ये जो महागठबंधन के दल हैं, चाहे जनता दल हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो या कांग्रेस हो, ये चुनाव में इस बात को मुद्दा बनाएंगे कि 63% पिछड़ों के लिए सिर्फ 27% आरक्षण के, समझ गए ना आप। ये लोग आरक्षण बढ़ाने की मांग करेंगे। बिहार में जातिगत जनगणना कराई गई, इसकी रिपोर्ट कल निकलकर सामने आई है। किसकी कितनी जाति की संख्या है अब वो सबको मालूम चल गया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं सियासत काफ़ी गर्म हो गई है। बता दें किस लिए, क्योंकि बिहार में कई अधिकतर संख्या मुसलमानों की है और यादवों की है। अब मुसलमान कह रहे हैं कि बिहार में मुस्लिम जाति के मुख्यमंत्री होने चाहिए। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं, उनसे बात करेंगे। कैसे देखते हैं जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आ गई, अब तो आपकी भी संख्या पता चल गई होगी बिहार में कितनी है। मेरी संख्या तो बहुत छोटी है। मैं तो अब ऐसे मैं तो कास्ट जाति से हूँ, तो कास्ट लोग तो 0.6% में हैं, बहुत छोटे हैं। खैर वो तो अलग बात है। देखिए ये मैं बताता हूँ, आपको सब पता होगा। अभी जाति का जो जनगणना हुई है, इसकी रिपोर्ट कल एकदम आनन फानन में आई है। जबकि कल गांधी जयंती का अवकाश था तो सरकारी कार्यालय बंद थे, लेकिन तभी मुख्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और उसमें रिपोर्ट जारी की। मतलब नेचुरल है कि मुख्यमंत्री का दबाव होगा कि जल्दी जल्दी इसको जारी करो। देखिए ये जातीय जनगणना शुरू से विवादों में भी घिरी रही, क्योंकि भारत का जो संविधान है, उस संविधान में सिर्फ केंद्र सरकार को जनगणना कराने का अधिकार है, राज्य सरकार को है ही नहीं। तो इसी आधार पर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और कुछ समय के लिए हाईकोर्ट ने इस पर रोक भी लगा दी थी। लेकिन बाद में राज्य सरकार ने ये तर्क दिया कि हम ऐसी कोई जनगणना नहीं करा रहे, हम एक सर्वेक्षण करा रहे हैं और उसमें लोगों की निजता का ख्याल रखा जाएगा। हमारे मतलब किसी की निजता लीक नहीं होगी। जैसे 17 कॉलम भरने थे इस मतलब सर्वेक्षण में, तो उसमें राज्य सरकार ने आश्वासन दिया कि किसी भी व्यक्ति की जो निजता है उसका हनन नहीं होगा। तो फिर हाईकोर्ट ने रोक हटा ली। अब तो उसकी बाकायदा रिपोर्ट ही आ गई है। अब इस रिपोर्ट के बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो वो बात बताऊँगा जिसकी चर्चा नहीं के बराबर हो रही है, लेकिन शायद आपके चैनल को करनी चाहिए। वो ये है कि बिहार की आबादी 13 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा है और इस 13 करोड़ की आबादी में 2146 लोग ऐसे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई, किसी धर्म को नहीं मानते। अब आप उनको विधर्मी कह सकते हैं, नास्तिक कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, और मैं भी उसमें से एक हूँ, है ना। ये भी एक दिलचस्प बात है कि मेरे यहाँ जो कास्ट सर्वे करने वाले आए थे, वो उन्होंने बिना पूछे मेरे धर्म वाले कॉलम में हिंदू लिख दिया था। मैंने कहा कि आपने बिना पूछे कैसे लिख दिया, है ना, मैं तो किसी धर्म में विश्वास नहीं करता। तो फिर मैंने उसको कटवा के करेक्ट करवाया, उसको मैंने लिखा कि कोई धर्म नहीं है। तो ये भी एक दिलचस्प बात है कि 13 करोड़ आबादी में 2146 लोग कोई धर्म नहीं मानते, उसमें मैं भी हूँ। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताता हूँ। खैर ये तो धर्म तो एक व्यक्तिगत विश्वास की चीज़ है, ये बात है। अब हम लोग जातीय जनगणना के आंकड़ों पर आते हैं। देखिए पहले मैं मोटा मोटी ये आंकड़े बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसका विश्लेषण करूँगा कि इसके क्या निहितार्थ हैं। तो आंकड़ा तो ये आया है कि जो अत्यंत पिछड़ी जातियाँ हैं वो 36% हैं बिहार में, अत्यंत पिछड़ी जातियाँ। सब पर ध्यान दे के सुनना होगा। मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत कन्फ्यूज़न भी है सोशल मीडिया पर, तो पूरा मतलब कन्फ्यूज़न है। तो अत्यंत पिछड़ी जाति जो होती है, जिसको इंग्लिश में EBC कहते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, वो 36% है, 36%। उसके बाद पिछड़ी जातियाँ जो हैं वो 27% हैं, है ना, पिछड़ी जातियाँ। ये हो गया। अब अत्यंत पिछड़ी जाति और पिछड़ी जाति बता दूं कि बिहार सरकार के 2 एनेक्स्चर हैं, एनेक्स्चर 1 और एनेक्स्चर 2। जो जातियाँ एनेक्स्चर 1 में आती है वो अत्यंत पिछड़ी जाति होती है, जो एनेक्स्चर 2 में आती है वो पिछड़ी जाति होती है जी। तो पिछड़ी जातियाँ हैं 27%, है ना। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद अनुसूचित जातियाँ हैं जिनको दलित भी कहते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, वो 19% है। उसके बाद धर्म के नाम पर देखिए, मुसलमान कोई जाति तो नहीं है, वो एक धर्म है। तो मुसलमानों की संख्या 17% है, कुल आबादी का 17% मुसलमान है। उसके बाद आप आइए तो जो मतलब सामान्य कोटि के लोग हैं, उसमें हिंदुओं की भी अगड़ी जातियां हैं।
और मुसलमानों की भी अगड़ी जातियाँ। जैसे हिंदुओं की 4 अगड़ी जातियाँ होती हैं, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ। मुसलमानों की अगड़ी जातियाँ होती है सैयद, शेख, पठान वगैरह। तो ये सब मिलाकर टोटल 15% है, 15%। ये मतलब 36, 27, 19, 17, 15 ये बड़ा बड़ा चंक हो गया। फिर तो इसके अंदर भी जाइएगा तो फिर बहुत है, जैसे कि आप पिछड़ी जातियों में जाइएगा तो यादव 14% है ना। तो इस तरह का फिर बहुत है, तो मतलब अंतहीन है। 215 जातियों को तो बिहार सरकार ने चिन्हित किया था। ये जो कोड नंबर जो बिहार सरकार ने दिए थे जातीय जनगणना के कोड, 215 जातियों को दिए थे और 216वां कोड था जो किसी जाति के नहीं, है ना। अच्छा, ये कहीं ना कहीं करवा के नीतीश कुमार खुद तो फंस गए। अब उस पर मैं आ रहा हूँ उसके विश्लेषण में कि कौन फंसा है कौन छूटा है। तो ये तो मतलब मोटा मोटी मैंने बताया कि क्या हुआ। अब इसके निहितार्थ समझिए, क्यों मतलब पलटू राम को इतनी हड़बड़ी थी कि एकदम मतलब एक अवकाश के दिन, गांधी जयंती को अवकाश के दिन कार्यालय में सबकी छुट्टी खत्म करके मतलब मुख्य सचिव से धड़ाधड़ किया गया। और अब तो ये भी खबर आ रही है कि अब उस पर मंथन करने के लिए भी आज बैठक बुलाई गई है। मतलब चिंतन मंथन और सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है। तो अब उसका मैं निहितार्थ दर्शकों को बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, सब कुछ जुड़ा हुआ है, राजनीतिक है, क्योंकि 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार से 40 सीटें हैं, तो सभी अपना अपना मतलब समझिए जिसको कि वोट बैंक लोग उसका कील काटा दुरुस्त कर रहा है। अब मैं दर्शकों को समझाता हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है नीतीश और लालू के लिए, कि 36% अत्यंत पिछड़ी जाति है, 27% है पिछड़ी जाति। दोनों को जोड़ दीजिए तो कितने हो गए? 63%, 63%। 63% आबादी आज इस मतलब जनगणना के मुताबिक बिहार में पिछड़ी जातियों की है, 63%। और उनके लिए आरक्षण कितना है? 27% आरक्षण, जो मंडल आयोग की वजह से उनको दिया गया है 27%। अब देखिए, अभी भविष्यवाणी करा होना ही होना है, ये जो महागठबंधन के दल हैं, चाहे जनता दल हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो या कांग्रेस हो, ये चुनाव में इस बात को मुद्दा बनाएंगे कि 63% पिछड़ों के लिए सिर्फ 27% आरक्षण क्यों। समझ गए ना आप? ये लोग आरक्षण बढ़ाने की मांग करेंगे। अच्छा, है ना, कि 63 ऑलरेडी इस तरह के नारे लगने शुरू हो गए हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, है ना। और मैं दर्शकों को 27% आरक्षण, जो मंडल आयोग की वजह से उनको दिया गया 27%। अब देखिए, अभी भविष्यवाणी करा होना ही होना है, ये जो महागठबंधन के दल हैं, चाहे जनता दल हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो या कांग्रेस हो, ये चुनाव में इस बात को मुद्दा बनाएंगे कि 63% पिछड़ों के लिए सिर्फ 27% आरक्षण क्यों। समझ गए ना आप? ये लोग आरक्षण बढ़ाने की मांग करेंगे। अच्छा, है ना, कि 63 ऑलरेडी इस तरह के नारे लगने शुरू हो गए हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, है ना। और मैं दर्शकों को बताऊं, 1960 के दशक में राम मनोहर लोहिया की पार्टी थी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, संसोपा कहते थे उसको, संक्षेप में संसोपा कहते थे। तो उसका नारा था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। तो ये समाजवादियों का एक बहुत मतलब 1960 के दशक का ही नारा है, पुराना नारा है कि पिछड़ी जातियों को 100 में 60 मिलना चाहिए। और अब तो एक तरह से उनको मतलब मोहर लग गई है कि भाई आप सच में 63% आबादी है। तो अब जो नया अगला जो गेम प्लान अब होगा, मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है नीतीश कुमार एकदम आनंद फानन में बिहार में अचानक आरक्षण को बहुत मतलब बढ़ाने की घोषणा कर दे। अच्छा, है ना, जैसे कुछ राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये सब में आरक्षण बहुत बहुत ज़्यादा हो गया है, 70% से भी ज़्यादा है। यहाँ भी हो जाएगा। तमिलनाडु में 69% है। मेरा अपना ये है आकलन है, मेरा अपना आकलन है। क्योंकि देखिए, मोदी की राजनीति समझिए, नरेंद्र मोदी की राजनीति है उग्र हिंदुत्व की राजनीति। जो राम मंदिर है, सनातन धर्म है, हिंदू खतरे में है, फल्ला है, चिल्ला है, और राजनीति करती है 80-20 की राजनीति। 80% हिंदू हैं, 20% मुसलमान हैं, तो भाई मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाओ 20% के प्रति और 80% का वोट ले लो। वो खिलाड़ी माहिर है मोदी जी। उसकी काट के लिए ये जो इंडिया गठबंधन है, विपक्षी का गठबंधन, विपक्षी पार्टियों का, इसने यही काट खोजा है। मतलब कमंडल की काट के लिए फिर मंडल आ गया है। अच्छा, आपको याद है ना, 90 के दशक में ये मंडल और कमंडल की लड़ाई चलती थी। कमंडल का मतलब था राम जन्मभूमि आंदोलन, और मंडल का मतलब था पिछड़ी जातियों की राजनीति, जो उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग लागू किया था, है ना। तो एक तरह से समझिए कि वो वही राजनीति अब फिर लौटने वाली है। जो 2024 के लोकसभा चुनाव में
उसका पहला हम लोग को देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत तो इस अभी जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं नवंबर दिसंबर में, उसमें भी, लेकिन असली वो मतलब उसकी परीक्षा होगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। वो मंडल और कमंडल की राजनीति होगी। अब देखिए, जब खुलेआम इंडिया वाले मांग करेंगे, राहुल गांधी जी का भी ट्वीट आया है कि इसके हिसाब से मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने बिहार की जातीय जनगणना पर ट्वीट किया है कि पिछड़ों को उनका हक मिलना चाहिए। तो मान लीजिए, आप कल्पना कीजिए कि बिहार के संदर्भ में आरक्षण बढ़ा दिया जाता है, 70% आरक्षण कर दिया जाता है टोटल, मतलब पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति सबको मिला के। तो नरेंद्र मोदी के लिए या भाजपा के लिए उस आरक्षण का विरोध करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यदि विरोध करेंगे तो पिछड़ी जाति उनसे नाराज हो जाएगी, है ना। तो यही कार्ड खेलने वाले हैं नीतीश कुमार, और इसलिए इतनी मतलब हड़बड़ी भी थी इनको। मतलब देखिए, बिहार में हर काम कितने धीमे धीमे होता है, आप जानते ही हैं, लेकिन जातीय जनगणना में देखिए एकदम छठ मंगनी पट ब्याह टाइप से हुआ है। तुरंत मतलब ये हुआ, तुरंत 500 करोड़ रुपए सामान्य प्रशासन विभाग ने आवंटित कर दिए, धड़ाधड़ उसमें शिक्षकों को लगा दिया गया, एकदम घर घर पहुंचने लगे, और तुरंत उसको मतलब कंप्यूटर में अपलोड कर दिया गया, मोबाइल ऐप बन गया। मतलब इतनी जल्दी तो मैंने बिहार में कोई काम देखा ही नहीं आज तक, जो फुर्ती दिखाई गई है जातीय जनगणना के मामले में। क्यों? क्योंकि इस तरह से एक मतलब डेडलाइन इनको था कि भाई लोकसभा चुनाव के पहले इसको मुद्दा बनाना है। अच्छा, एक सवाल है कि अब जातियों का आंकड़ा निकलकर सामने आ गया, तो पहले जिस तरीके से महादलित जाति के साथ जो अत्याचार होता था वो फिर से शुरू हो जाएगा? अब वो होगा कि नहीं, उसको सीधे अत्याचार से जोड़ना अभी मैं नहीं कर सकता। देखिए, धीरे धीरे इसका क्या असर होगा, धीरे धीरे पता चलेगा। अभी देखिए, 2-4 जातीय जनगणना में 2-4 बातें थोड़ी चौंकाने वाली आई। एक तो अब तक ये माना था कि हिंदुओं की अगड़ी जातियों में सबसे ज़्यादा संख्या राजपूतों की है, लेकिन कल जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ये थोड़ा मतलब चौंकाने वाली एक कह सकते बात। दूसरी बात कह सकते हैं कि भूमिहारों की संख्या शायद उतनी नहीं आई है जितनी लोगों को लग रही थी। कुछ भूमिहार नेताओं का कहना भी है कि ये रिपोर्ट फर्जी है। उनका कहना है कि भूमिहारों की संख्या को जानबूझ के घटाया गया है। उसी तरह जो कुशवाहा जाति होती है, कोयरी जिसको कहते हैं बोलचाल में, कुशवाहा जाति के भी कुछ लोगों की शिकायत है कि हमारी संख्या भी जितनी होनी चाहिए। उन लोग का सीधा कहना है कि भाई ये रिपोर्ट ही फर्जी है। उन लोग का सीधा कहना है। अब ये तो उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि रिपोर्ट ही फर्जी है, इसमें सरकार के इसको ध्यान में, राजनीतिक हितों को ध्यान में रख के रिपोर्ट बनाई गई है। ठीक है, इसमें जनजातियों की संख्या देखिए 1.6% है, आदिवासियों की संख्या, तो वो कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि झारखंड बनने के बाद बिहार की लगभग पूरी जो आदिवासी आबादी थी लगभग झारखंड में चली गई, तो उसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। तो अब इससे एक मतलब जो बड़ा इसका एक असर होने वाला है, वो असर ये होने वाला है कि महागठबंधन जो है, जो भी बिहार में सत्ता में है, जिसमें नीतीश लालू वगैरह है, वो अब खुलकर पिछड़ा कार्ड खेलेगा, मतलब सवर्णों का कहेगा कि उसको एकदम हाशिए पर कर देना है, तुम्हारे वोट से हमको कोई मतलब ही नहीं है ना। और भाजपा के लिए बिहार के संदर्भ में उस पिछड़ा कार्ड का विरोध करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस पर बिहार पर अभी पूरे देश की नज़र है। बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसने इस तरह से जातीय जनगणना करवा के उसका रिपोर्ट को सार्वजनिक किया। और ये है, कल यूपी की एक लीडर है अनुप्रिया पटेल, शायद केंद्रीय मंत्री भी, उन्होंने मांग किया कि यूपी में भी होनी चाहिए। अब तमाम राज्यों में मांग होने लगी है, अब चर्चा हो रही है कि झारखंड में भी होनी चाहिए। तो एक तरह से बिहार पर पूरे मतलब भारत की नज़र है कि ये तो जातीय जनगणना, और इस जातीय जनगणना के एक बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। जैसे मैं दर्शकों को बताऊं कि 1931 के बाद से जातीय जनगणना हो ही नहीं रही थी। लास्ट जातीय जनगणना अंग्रेजों के ज़माने में हुई, उसके बाद बस SC और ST की गणना होती थी, बाकी जातियों की नहीं होती थी। 2011 में मतलब जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया, है ना। तो ये समझिए कि पहला एक ऐसा है, मील का पत्थर है ये। अब इसका सकारात्मक असर होगा या नकारात्मक असर होगा, वो तो अभी भविष्य के गर्भ में है, अभी से कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन ये जो भी जातीय जनगणना की रिपोर्ट हुई है, ये समझिए कि भारतीय राजनीति में जैसे एक मंडल आयोग मील का पत्थर था, उसी तरह ये मील का पत्थर होने वाला है जी। तो देखिए, अब जातीय जनगणना की जो रिजल्ट है वो सामने आने वाली है, क्या भविष्य में इसका क्या परिणाम होता है, तमाम बातों पर अमिताभ दास ने बताया है। तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। धन्यवाद।